देश स्तर पर देखिए, इस देश के बड़े नेताओं को देखिए, राजनेताओं या बॉलीवुड में जितने भी हैं उन लोगों का, क्योंकि कैंपस और इस कॉलेज में कोई खास अंतर नहीं है। कैंपस में ये है कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। हम लोग तो पढ़ने पद पाकर और वैसे शिक्षित लोगों का अपमान करें, ये गलत बात है। और जैसा कि हम लोग देश मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ DBPG कॉलेज के एक बहुत ही पॉपुलर, होनहार और क्या कहें इनके बारे में, ये मतलब कि हर प्रतिभा के धनी कुमार पारितोष भैया से हम लोग आज कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें और विद्यालय से जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम इनसे कुछ डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है भैया, आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत आभार जो आप अपने चैनल पर हमें उपस्थित कराने का प्रयास किए, और जो भी है हमारा इस कॉलेज में या इस कॉलेज के प्रति या इस कॉलेज के बच्चों के प्रति या शिक्षा के प्रति या जो भी कार्यक्रम होती है उसमें मेरा क्या सहभागिता रहती है, उसके बारे में हमसे जानने का आप प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। तो भैया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका ये लास्ट ईयर है, 6th सेमेस्टर है, और पूरा कॉलेज जानता है, प्रोफेसर भी जानते हैं कि आप बहुरूपी प्रतिभा के धनी हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर आप BA फर्स्ट ईयर में जब आए थे तब आपको कैसा कॉलेज लगा, और अब आप जब यहाँ पे 3 साल अपना एक अहम समय बिता चुके हैं और तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बाद, तमाम डिबेट में, तमाम यूथ पार्लियामेंट में, तमाम स्पीच में, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के बाद, अब आपको ये कॉलेज या फिर अब आप जो भी आप यहाँ से सीखे हैं, आप अपने आप को किस स्तर पर खड़ा करें? देखिए, जब मैं शुरू में इस विश्वविद्यालय में आया था तो मुझे लग रहा था कि इस विश्वविद्यालय में कुछ चीज़ों की कमी है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा दिन व्यतीत होते गया इस विश्वविद्यालय में, तो हमें लगा कि मैं अपने अच्छे शिक्षा के लिए और अच्छे अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता थी, जिस विद्यालय की आवश्यकता थी, मैं उस विद्यालय में आ गया। तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये कॉलेज अफिलिएटेड है, तो आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि मेन कैंपस है और ये अफिलिएटेड कॉलेज, आपको दोनों में क्या अंतर दिखता है? और यहाँ तक कि हम समझते हैं कि अगर बहुत लोगों का अगर मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो अपने आप को जब कॉलेज में यहाँ एडमिशन पाते हैं DBPG कॉलेज में, तब अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर समझते हैं। तो आपका इस पर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऐसे सोचते हैं ये अपने मन के भ्रम को हटा दें, क्योंकि कैंपस और इस कॉलेज में कोई खास अंतर नहीं है। कैंपस में ये है कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। हम लोग तो पढ़ने के लिए आए हैं ना, कोई भी छात्र हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त कहीं भी हो जाती है वहाँ से ग्रहण कर लेना चाहिए। और बात रही इस महाविद्यालय की, तो हमको लग रहा है कि किसी भी क्षेत्र में कैंपस से ये कम नहीं है। वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है या फिर बाहर के जो मतलब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ से जितना विदेश लोग, फिलोसफर लोग जितना यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हो, हमको नहीं लग रहा है कि मेन कैंपस में भी इतना आते हों। तो जो लोग मन में ये भ्रम फैलाए हैं कि जो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो अंगीभूत इकाई ये विश्वविद्यालय है, इसमें कैसे पढ़ाई होता होगा, किस तरह से पढ़ाई होता होगा, उन लोगों को मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए और निसंकोच इस महाविद्यालय में अपना नामांकन कराइए। और इस महाविद्यालय के प्रोफेसर लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि आप जितना बार भी प्रश्न करते हैं उससे दूर भागने का प्रयास नहीं करते हैं। मैंने कभी कभी रात में किसी विषय वस्तु पर कंफ्यूज खा जाता हूँ, तो मैं रात को भी
कॉल करता हूँ तो यहाँ के प्रोफेसर लोग कॉल उठाकर और उस विषय वस्तु के बारे में हमको समझाने का प्रयास करते हैं, या फ्री नहीं रहते हैं तो बोल देते हैं जय कल कॉलेज में आना है या फिर कल बात करें। तो यहाँ के प्रोफेसर लोगों की भी बहुत बड़ी खासियत है, और जो भी यहाँ पे छात्र छात्राएँ हैं अनुशासन में रहते हैं, किसी से किसी प्रकार का मतलब मतभेद नहीं रहता है, सभी आपसी भाईचारा हमेशा दिखाते हैं। मतभेद रहे लेकिन किसी के साथ मनभेद नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके पर्सनल व्यक्तित्व पर भी आते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आप यहाँ के एक फिलहाल स्टूडेंट हैं, हर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ आप एक छात्र नेता भी हैं। आपने स्टूडेंट करियर से ही आपने नेतागिरी में भी अपना हाथ आजमाइश कर दिया। आप उसमें विभिन्न सभाएँ होती हैं, विभिन्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सभाएँ हों या फिर हिंदू युवा वाहिनी की सभाएँ हों, या फिर बिहार में कोई भी अभियान को लेकर, कोई जागरूकता अभियान को लेकर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, फ़ोटो देखने को मिलते हैं, आपका कई बार अखबार में भी नाम आ गया है। तो आपको कौन मोटिवेट किया कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए छात्र राजनीति को एज ए करियर चुनना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि देश के किसी भी क्षेत्रों में अगर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होता है। और नेता कोई बनता थोड़े है, लोग बनाने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत ऐसे जगह होते हैं, आपके साथ भी ये घटना घटी हुई होगी, हमारे साथ भी, किसी और छात्र के साथ भी घटी, कि कोई किसी पद पे बैठ जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझ लेते हैं, और किसी एक काम के लिए जब 50 बार दोहराने का काम करते हैं, तो कि किसी भी क्षेत्र में युवा को अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराना चाहिए, क्योंकि युवा जब तक जगेंगे नहीं, ये कहा भी गया है युवा जागे देश आगे, तो युवा को जागना ही पड़ेगा। और समाज स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, तमाम मुद्दों पर युवाओं को अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराना होगा, तभी हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और आप जो बताएं कि आप छात्र नेता या फिर युवा नेता के रूप में कहे, आप मतलब अभी से क्यों उभरने का आपको मन किया? या जैसा कि ये भी कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में कि छात्र को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप छात्र रहते हुए भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए, पॉलिटिक्स में भी अपना क्या करते हैं, एक अहम योगदान दे रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि छात्रों को पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, आपका क्या है? नहीं, छात्र यहाँ पॉलिटिक्स की बात अलग हो गई। अगर हमारे समाज में कहीं गलत कार्य हो रहा है तो उसका तो विरोध करना हम सभी आदर्श छात्रों का परम कर्तव्य है। ये कोई राजनीति नहीं हुई और ये किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करना तो हमारा कर्तव्य है भाई। और आपको बताते हैं, अभी भी पहले भी बताया कि कोई भी नेता बनता नहीं है, उसको बनाने पर लोग मजबूर कर देते हैं, उस क्षेत्र में जाने पर मजबूर कर देते हैं। कोई एक काम के लिए कोई अधिकारी 10 बार दोहराने का काम करता है, जबकि वो चाहे तो उस काम को एक बार में कर सकता है और आपका काम भी कर सकता है। लेकिन वैसे ही अधिकारी जब एक काम को कराने के लिए 20 बार दोहराते हैं तो उन जगहों पे हम लोग काम आते हैं और वहाँ पे उस अधिकारी को सबक सिखाने का हम लोग काम करते हैं और हज़ारों संख्या में छात्रों को ले जाकर उसको ताला मारकर उस अधिकारी को बंद करने का हम लोग काम करते हैं। यही कारण है कि हम लोग छात्र आंदोलन में और छात्र नेता में हम लोग आने का काम करते हैं। अच्छा, आप लोग ये देखते हैं कि इंडिया का जो टफेस्ट एग्ज़ाम है या फिर वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम माने यूपीएससी, कोई भी अगर स्टूडेंट पूरा डेडिकेटेड होकर अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो यूपीएससी क्लियर कर लेता है, उसका अच्छा खासा रैंक आ जाता है, तब उसको वो आईएएस बन जाता है, एक जिला को संभाल सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य होता है। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे अनपढ़ लोग या फिर बहुत सारे अपराधी लोग जो हम लोग तो जानते हैं, वो सब क्या करते हैं, जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, तो मीन्स कि पढ़े लिखे लोगों को भी जैसे डीएम हो गया तो उन्हीं के अंडर में काम करना पड़ता है। तो जो
देश की पॉलिसी को नहीं समझता है, जो लॉज को नहीं समझता है, जो कानून कैसे बनता है उसको नहीं समझता है, जो किसी भी लॉज का या फिर किसी भी स्कीम का किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन करना है, उसको ये तक नहीं मालूम, लेकिन वो नेता बन गया। अब पढ़ा लिखा डीएम बन जाता है, जो कि उसी के अंडर में काम करता है। तो क्या नेताओं के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके हिसाब से, कि नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए कि इधर जात के नाम पे कोई प्रोलराइज कर लिया, कोई हिंदू मुसलमान को गाली दे के कोई प्रोलराइज कर लिया और बन गया बहुत बड़ा नेता। हो सकता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन गया। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और विचार करने लायक है कि पॉलिटिकल में भी जो लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, उन लोगों का भी एक योग्यता का लिमिट रहना चाहिए कि कहाँ तक योग्यता है, उसके बाद ही आप किसी भी हो राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा उसका मेंबर या फिर उसका चुनाव लड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं। इसका योग्यता के स्तर पर इसका शिक्षा का एक लिमिटेशन लगाना चाहिए, उसका लिमिट लगाना चाहिए कि यहाँ तक अगर आप शिक्षा ग्रहण किए हैं तभी आप इस चुनाव में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अन्यथा ये जो आप बोले आईएएस ऑफिसर बनकर आते हैं और वो लोग एक मतलब उस नेताओं जो अनपढ़ नेता रहते हैं और उस अपने पद को पा लिए हैं, उन लोगों के अंदर रह कर काम करते हैं। तो उन नेताओं से भी और वैसे लोगों से भी मैं ये मतलब कहना चाहूँगा कि जो भी आईएएस अधिकारी बनकर आया है वो पढ़ाई किया है, वो अच्छा से पढ़ा है और पूरे मन से मेहनत किया है। तो उन लोगों का पहले सम्मान करना आप लोग सीखिए, क्योंकि सम्मान जब आप उस आईएएस ऑफिसर का करेंगे तभी कहीं ना कहीं हमारे भी समाज का और हमारे देश का भी विकास होगा। अब ये नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, बात रही बहुत नेताओं का एक अनुभव, बड़ी बात होती है। बहुत ऐसे नेता होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास इतना अनुभव होती है जो पूरे देश मतलब देश में जो भी तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार, जातिवाद, अत्याचार, लूट तमाम बिंदुओं पर अपना मतलब अच्छा मत देते हैं, जो एक अधिकारी भी नहीं दे सकता है। वो उनकी अनुभव की खूबसूरती है। तो मेरा मानना है कि जो भी आईएएस अधिकारी हैं या कोई भी है जो शिक्षित अधिकारी है, उनका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि अपने ये मतलब सत्ता में आकर अपने पद पाकर और वैसे शिक्षित लोगों का अपमान करें, ये गलत बात है। और जैसा कि हम लोग देश का जो लिटरेसी रेट भी दे सकते हैं या फिर एजुकेशन का लेवल भी देख सकते हैं कि आज कितना हम लोग उसमें पीछे हैं, कि लगभग 77% केवल देश भर में कोई लिटरेसी रेट, और उसमें जो युवा हैं जो मेल हैं उसमें 84% और महिलाओं में लगभग केवल 60%। तो ऐसे में कोई अगर नेता भी कोई खड़ा होता है तो लोग कह देते हैं, लोगों का क्या कहते हैं, एक पढ़े लिखे लोग के प्रति ज़्यादा उसका जनाधार नहीं रहेगा या फिर समर्थन लोग नहीं करेंगे, बल्कि कोई एकदम क्या कहते हैं, अगर एक ठेठ भाषा में कहते हैं जैसे कि नालायक या फिर जो क्या कहते हैं गांव में रहा है, इधर उधर घुमा है, केवल सबसे पहचान बनाया हुआ है, केवल उसको अपना क्या कहते हैं नेता समझ लेते हैं कि हाँ भाई वो ज़मीन से उठा हुआ है। तो एजुकेशन में क्या सुधार होना चाहिए, लिटरेसी में क्या सुधार होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपकी नज़र में सबसे अच्छा नेता है? देखिए, ये तो बात जो आप बोले कि जो सुधार की बात है या जातिवाद पर भी आज भी तमाम मुद्दों पर राजनीति हो जाती है। अनपढ़ लोग, गंवार लोग भी उस पद के योग्य नहीं होते हैं, लेकिन जातिवाद मजहब को लेकर उस पद को लोग बैठा देते हैं उस पद पर। तो मैं उन लोगों से चंद पंक्तियों में कहूँगा कि वतन की आबरू बच न पाएगी तब तक, वतन की आबरू बच न पाएगी तब तक जब तक हर जगह पे इनकलाब हिंद के नारे ना होंगे। फतह करना तो दो, वहाँ जाना भी मुश्किल होगा जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम वतन के नारे ना होंगे। बाबा तो इसलिए बोल रहे हैं कि जाति, मजहब, धर्म ये हमारे देश में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि जाति, मजहब, धर्म के नाम पर हमारे देश में जो भी मतलब राजनीति हो रही है या फिर किसी प्रकार की, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि आज भी शिक्षित लोग जातिवाद पर, मजहब पर, धर्म पर
अपना बहुमूल्य वोट देने का काम करते हैं। मैं वैसे लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जातिवाद, मजहब, धर्म के को हटाकर वैसे लोगों को अपना नेता चुनिए जो देश का विकास करे, जो देश के युवाओं का विकास करे, यानी देश का सर्वांगीण विकास करे, और वो शिक्षित वैसे नेताओं का चुनाव करें। आपकी नज़र में सबसे अच्छा नेता? देखिए, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, जो आप बोले जो आपके नज़र में सबसे अच्छे नेता, तो इस पर मैं अपना विचार नहीं दे सकता हूँ। इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये हम अभी उस योग्य नहीं हैं कि मैं किसी भी नेता के मतलब आचरण पर ये उंगली कर सकूँ कि ये नेता खराब है और ये अच्छा है। अभी मैं वो योग्य नहीं हूँ, तो इसलिए इस बात को अभी आप रहने दीजिए, और जो भी अभी है हम उस योग्य हो जाएंगे तो बिल्कुल इस पर आपसे वार्तालाप करेंगे। मतलब माध्यमिक जो क्लास में था जब, उस समय भी मैं जितना हो सकता था अपने औकात लायक उस समय भी समाज में बढ़ चढ़कर सेवा करने का काम करता था, समाज के लोग की सेवा करने का काम करता था। और फैमिली भी और हमारे पिताजी भी हमेशा शुरू से बोलते हैं कि बेटा जितना हो सके अपने शक्ति अनुसार किसी भी लोगों का मदद करना हो, उसको पीछे हटना मत। तो मैं अपने फैमिली का और प्लस जो भी शुरू से समाज के प्रति जो मेरा लगाव रहा, उसका मैं हमेशा बढ़ चढ़कर और उसका पालन करता हूँ। और मैं हमेशा ये भी मैं बोलता हूँ, महाविद्यालय के जो भी छात्र हैं, हमारे जूनियर हैं या हमारे सहपाठी हैं या जो भी छात्र हैं, हम उन लोगों से बोलते हैं कि देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी काम, अगर जिसमें मेरी आवश्यकता पड़े, आप निसंकोच हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए या हमको एक बार ज़रूर याद कीजिए। मुझसे जितना होने लायक रहेगा उस काम को मैं करवाने का काम करूँगा। और अगर वो काम अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर सही हो, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके बाद भी उस काम को एक मतलब जो संविधान में जो हक दिया गया है छात्रों का कि शांतिमय वातावरण में आंदोलन करके, उस आंदोलन को भी मैं कराने का और करने का काम करता हूँ। अब लास्ट ही क्वेश्चन है कि इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर आप क्या सोचते हैं? और सबसे अंतिम, आप शाकाहारी है, मांसाहारी, शाकाहारी? देखिए, मैं जो सच है बोल रहा हूँ, मैं सर्वाहारी हूँ। और बात रही ये, आप बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं, जातिवाद या फिर उससे मतलब कास्ट का जो शादी मैरिज जो हो रहा है, तो देखिए ये कोई अब मायने नहीं रखता है। मेरा मानना है कि आप ये जो रह गया है, जो जातिवाद का ये जो विडंबना रह गया है, ये मतलब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही अब रह गया है। जहाँ तक आप बड़े पैमाने पर देखिए, देश स्तर पर देखिए, इस देश के बड़े नेताओं को देखिए, राजनेताओं या बॉलीवुड में जितने भी हैं, उन लोगों का जो भी ये जो मैरिज हो रहा है, कास्ट को नहीं देखते हुए हो रहा है। वो लोग वैसे लोगों से शादी कर रहे हैं जिन लोगों को वो लोग खुद पसंद करते हैं और जिन लोगों से मतलब, या फिर वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। तो जो लोग सक्सेस हो गए हैं, वो उदाहरण के तौर पर बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। आप देखें, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो भी देखे क्रिश्चियन से शादी किए। तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जातियों में शादी करते हैं। तो ये तो अपना मन पसंद है कि कौन किससे शादी कर सकता है और कौन किसके साथ मतलब पूरे जीवन को एक अच्छे तरह से गुजारता है। पूरा अंतिम निष्कर्ष यही है कि सब जो भी क्या कहते हैं, जातिवाद है या फिर जो भी आपका जो मैरिज को लेकर, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, या फिर जो ऑनर डीलिंग होता है, सब क्या कहते हैं, फालतू बातें, सब पुरानी सोच की बातें हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा आपसे साक्षात्कार करते हुए। अगर आप ऐसे ही हमारे वीडियो को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।